वॉज अमेज्ड कि भाई आरएसएस का चीफ ये ऐसे नॉवल पढ़ रहा है, फिक्शनल, वो भी एकदम लेटेस्ट ऐसा इंग्लिश का। उन्हें तो लगा था कुछ संस्कृत का पाठ होगा अब यहाँ पे। सो जैसे जैसे करीब आते हैं ना संघ के, नड्डा जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू वेल लर्नड पर्सन। 2024 लोकसभा वॉज एन एबरेशन। यूथ अभी जो है पॉलिटिक्स से थोड़ा डिसइंचेंटेड होता जा रहा है। द एनर्जी, द यूफोरिया दैट वाज देयर इन 2014 टू 2019, वो 2024 में कम दिख रहा है। थोड़ा ये समझने लगे हैं कि नहीं, ग्राउंड पे प्रोफेशनली कैंपेन कैसे रन करना। आदर्श भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द फर्स्ट गेस्ट ऑन द नागरिक पॉडकास्ट। आपने आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और अब आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग डोमेन में हैं, तो हमें ये शिफ्ट और ये ट्रांजिशन के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। और आप जैसे कि अपन एलम है, कई सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे अपन। इंजीनियरिंग से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का जो शिफ्ट था, उसमें सबसे जो अहम भूमिका रही है मेरे लाइफ में, वो कोविड की रही है। क्योंकि उससे पहले तक मैं सोच रहा था कि आई विल गो टू यूएस टू परस्यू माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी था। तो इन इवन इन आईआईटी, आपको पता ही होगा, जो दर्शक जिनको नहीं पता है, तो अलग से कोर्सेज करने होते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो इलेक्टिव कोर्सेज। तो मैंने इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे कोर्सेज किए थे, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में। तो मुझे लगा उसी को परस्यू करते हैं, उसी लाइन को। बट कोविड आ गया और द इंटायर वर्ल्ड वॉज शट, सो यू कुड नॉट मूव आउट। और मेरा ऐसा था नहीं कि मुझे ऑनलाइन नहीं करना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू यूएस फॉर दैट एक्सपोजर, उस कोर्स के लिए। ऐसा कोई, सच में बताऊँ तो पढ़ने के लिए नहीं जाना था। तो कोविड आया तो अचानक सब कुछ रुक गया। उसी दौरान एक अपने आईटी दिल्ली के ही सीनियर हैं, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का बताया मुझे। तो क्योंकि अपने को ज़्यादा पता नहीं था, ज़्यादा थोड़ा प्रशांत किशोर पता होता है, कुछ कुछ पता होता था, बट इज़ देयर अ डोमेन वेयर प्रोफेशनल्स एक्चुअली गेट पेड एंड वर्क, ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं पता था। और तब तक डायरेक्टली आईआईटी दिल्ली आके वो लोग हायरिंग भी नहीं करते थे। तो एक सीनियर थे, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा काम है, करोगे क्या। उस समय बिहार इलेक्शन सेंड हो रहे थे, खुद का स्टेट था। तो थोड़ा इंटरेस्ट ऐसे होता है ना, और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा यार चलो बैठे ही हुए हैं, कर लेते हैं। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। बट मैं जैसे एंटर किया तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। जो बहुत दूर से हम बैठ के कॉलम्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, तो आई कुड सी इट हैपनिंग कि मैनिफेस्टोज कैसे बनते हैं, कैंपेन्स कैसे रन होते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होते हैं उसको, हाउ लीडर्स आर इंगेज्ड इन डिफरेंट कैंपेन्स, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें बारीकी से देखने को मिली। तो मैं इस डोमेन में लगा रहा। तो जनरली होता क्या है, इस डोमेन में एट्रिशन रेट बहुत होता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टैक्सिंग जॉब। आपको 24 घंटे यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो उसके बाद बेसिकली मैं वहाँ से, जब मैं, क्योंकि मैं नहीं निकला, मुझे मज़ा आने लगा, तो आई रोज अप स्लोली, आई गॉट प्रोमोटेड धीरे 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 धीरे। और कम एज में ज़्यादा प्रमोशन मिल गया बिकॉज ऑफ एट्रिशन रेट आई थिंक, और थोड़ा बहुत शायद कुछ काम भी आता होगा मुझे, दोनों ही बात थी। तो वो शिफ्ट में कोविड का बहुत बड़ा योगदान है। शायद अगर कोविड ना हुआ होता तो आई वुड हैव बीन इन सम, लेट्स से आई वुड हैव बीन इन सम वर्ल्ड बैंक, और शायद कहीं और रहता, कुछ ऐसा कर रहा होता इकोनॉमिक्स या पॉलिसी वाले फील्ड में। बिकॉज मेरे दिमाग में तो ये जहन में ही नहीं था, ये फील्ड पता ही नहीं था कुछ। इंटरेस्ट बहुत था, पॉलिटिक्स के अराउंड पढ़ते रहते थे, कॉलेज में थे तो अगर आपको, मेरा जो टाइम था कॉलेज का, दैट वाज द टाइम व्हेन सीए वाज ब्रॉट, राम मंदिर डिसीजन आया था। तो इट वॉज अ वेरी, कैंपस वॉज ऑल्सो वेरी हीटेड। आईआईटी कैंपस आपको भी पता होगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसमें ये भी हीटेड हो गया था। तो देर वर डिबेट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, देर वर कैंडल लाइट मार्चेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे भी एक इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा कि क्या चल रहा है, तो दुनिया को और समझने का, मतलब ऐसा था कि कुछ और समझूं कि ये चल क्यों रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है। तो वहाँ से ये शिफ्ट हुआ। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। आई थिंक जब मैं जिस समय आईटी दिल्ली में था, ऑफ कोर्स एक तो कैंपस की प्रॉक्सिमिटी जेएनयू से है, तो वो एक आई थिंक सटल फैक्टर रहता था हमारे टाइम पे। उमर खालिद, कन्हैया कुमार वाला जो आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच सेडिशन रिलेटेड केसेस और इवेंट्स हुए थे, तो वो आई थिंक एक स्टार्क इवेंट रहा था जिसके अराउंड पॉलिटिक्स पे बातें होती थी। बट आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, आई थिंक एक कैंपस में भी एक स्टेप चेंज हुआ होगा आपके टाइम, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को आई इंटरेस्ट। थिंक इट स्टार्टेड व्हेन यू आर इन कैंपस, जब ये सारी चीज़ें आने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब, वो कंटिन्यूड रहा, वो मोमेंटम ऐसा बनता गया बनता गया बनता गया। एक एक्सटर्नल मैक्रो इवेंट की वजह से आप इस डोमेन में आए। आपको इस डोमेन में अब 3 से 4 साल हो चुके हैं। ये बताएं कि जिन टाइप के कैंडिडेट्स के साथ आप काम करना पसंद करते हैं, एक आइडियल पॉलिटिकल कैंडिडेट जो होता है, उनमें किन टाइप की क्वालिटीज़ आप देखते हैं। आपका कुछ सिलेक्शन पैरामीटर्स होते होंगे, तो वो किस तरीके से होते हैं, आप डिसाइड कैसे करते हैं आप किस कैंडिडेट के साथ काम करेंगे। तो इसमें दो है। अभी तक मैं पार्टी लेवल पे काम करता था विद द नेशनल पार्टी।
तो आई यूज़ टू, जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ में था और भी महाराष्ट्र, तो ऐसा तो स्टेट लेवल पे काम करते थे. कमिंग टू द कैंडिडेट्स, स्पेसिफिक कैंडिडेट्स, तो ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस बूम, सडन बूम इन दिस सेक्टर, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स नाउ सी रेलेवेंस कि भाई अगर प्रोफेशनल्स रन करें हमारे सेटअप को तो उसका कुछ फ़ायदा होगा ज़्यादा, थोड़ा कुछ भी. और पॉलिटिक्स में इवन स्लाइट डिफरेंस ऐसा है ना कि आप 2 वोट से भी जीतोगे तो 5 साल के लिए जीत गए हो, अगर 2 वोट से भी हारे हो तो 5 साल के लिए फिर यू आर नॉट इन द पिक्चर नाउ. बहुत ज़्यादा है, तो दे वॉन्ट टू इंगेज प्रोफेशनल्स, ऐसा है. फिर भी मैं कहूँगा कि अभी बहुत सारे जो लीडर्स हैं, इंडिपेंडेंट जो लीडर्स हैं, इंडिविजुअल्स, दे सी इट मोर एज अ सोशल मीडिया और कम्युनिकेशंस वाला पार्ट, बिकॉज दे सी दैट ना इन पब्लिक कि सोशल मीडिया पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन, तो उस वे में वो ज़्यादा देखते हैं. लेकिन अब जाके धीरे धीरे लीडर्स थोड़ा ये समझने लगे हैं कि नहीं, ग्राउंड पे प्रोफेशनली कैंपेन कैसे रन करना, सो दैट यू exert the same pressure, same push, but the output is थोड़ा ज़्यादा, प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज़्यादा हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक कोई कैंडिडेट होते हैं, आप भी देखे होंगे, अगर कहीं अभी दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, कोई कैंडिडेट होंगे या कोई पार्टी के लोग होंगे, क्या करेंगे कि एक वो अपना पोस्टर बनवा देते हैं भाई कि बैलेट नंबर इतने पे दबा देना, हमें जिता देना, पूरे कंस्टिट्यूंसी में वो छाप देंगे. अब उस कंस्टिट्यूंसी में इतना पॉलिटिक्स इतना लोकलाइज्ड हो चुका है, अब उस कंस्टिट्यूंसी में डिफरेंट वार्ड्स हैं, या अगर गांव का है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्राम पंचायत होंगे, उन सब के अलग अलग इश्यूज हैं. सो रादर देन हैविंग अ सिंगल पोस्टर, आप अगर 20,000 पोस्टर चिपका रहे हो तो 5,000 पोस्टर उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में उस पर्टिकुलर इशू के चिपकाओ, 5,000 वैसे चिपकाओ, तो पीपल नो कि दिस गाय एक्चुअली नोज आर प्रॉब्लम एंड इन डिटेल, इन सम डिटेल. व्हेन यू स्पीक विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि वो इश्यूज़ हैं, आपको पता है वो इश्यूज़ क्या हैं. तो अब धीरे धीरे जाके लीडर्स बियॉन्ड सोशल मीडिया इसको धीरे धीरे देखने लगे हैं, स्पीच पॉइंटर्स हों, सारी चीज़ों में उनका इनपुट लेते हैं. आइडियल कैंडिडेट वुड बी द वन, जो मैं कहूँगा कि हु अंडरस्टैंड्स द इम्प्रूवमेंट या फिर कितना परसेंटेज का ये फ़र्क ला सकता है. जैसे 2 कैंडिडेट होते हैं, एक होता है जो सोचता है यही हमें जिता देंगे, मतलब वैसे भी मिले मुझे कि भाई अब आप ही जिता दो. वैसा होता नहीं है, कभी नहीं होता है. वी प्ले एट मार्जिन्स, वी आर, मैं खुद बोलता हूँ कि दिस प्रोफेशन इट सेल्फ इज़ अ वेरी ओवर हाइप्ड प्रोफेशन. पॉलिटिशियन हैज़ टू बी स्मार्ट, ही शुड नो हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज, बिकॉज करता धरता तो वही है ना फाइनली. ये कहीं ना कहीं एक लेवरेज की तरह है, जिससे आप अपने जो भी आपका कोर आइडेंटिटी, पॉलिसीज या आइडियाज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं मैग्नीफाई कर सकते बिल्कुल बिल्कुल मैग्नीफाई हो सकते हो, आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो, बट उसके लिए भी द लीडर हैज़ टू बी स्मार्ट, है ना. ऐसा नहीं होगा कि यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग विदाउट कंटेंट, उसका कंटेंट उसके पास होना चाहिए. और तो एकदम एक्सट्रीम एंड जो ये होता है कि जो सोचता है भाई यही जिता लेंगे हमें, दूसरे एक्सट्रीम एंड पे होते हैं वो जो सोचते हैं ये क्या कर लेंगे. तो आई विल से बेस्ट आइडियल कैंडिडेट हु अंडरस्टैंड्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कि भाई मेरी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट इज़ एट द एंड इट इज़ ऑन मी टू रन द कैंपेन. एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑफ कोर्स दे कैन एड to some significance in our campaign. नॉट जस्ट कि सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्ट्रेटेजिक लेवल पे किस तरीके से लोकल एरिया में कम्युनिकेशन और मैसेजिंग जा रही है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू ऑल्सो नीड मोर एंड मोर सो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की है, लोग इतने आपके, क्योंकि आप नेता रहे तो आपके साथ 5 चाटुकार घूमते रहते हैं, हमेशा होगा. तो अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आना ना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम ये है. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लीडर्स, ऐसा नहीं होता है कि उनको वो बेचारे करना नहीं चाहते हैं काम, शायद उन तक सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँच. अच्छा दूसरा क्या है, कई बार मैंने देखा है कि यू जस्ट प्रोवाइड हिम विथ अ लार्ज डंप ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसके पास हेड स्पेस बहुत कम है सोचने का. तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, प्रिसाइज, and you have to actually tell him exactly what he can do, where his intervention. तो बहुत नेताओं से मैंने देखा है, आप जब बात करोगे तो बहुत सारी बातें होंगी, वो कहेंगे ये सब छोड़ो, तुम बताओ करना क्या है एग्जैक्ट, मुझे मैं क्या करूँ, किसी कमिश्नर को फ़ोन करूँ, डीएम को फ़ोन करूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करूँ ये बताओ. तो ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, वो कहानियाँ बनाने लगते हैं और फिर बोलेंगे कुछ होता नहीं है. यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड यू हैव टू इफ़ पॉसिबल शो हिम द पाथ कि क्या आपको कहाँ इंटरवीन करना है, जिससे कि वो थोड़ा बेटर हो, आउटपुट जनरेट हो. पॉलिटिकल लीडर्स का अगेन आई थिंक जो मेंटल स्पेस है, बैंडविड्थ इतना कम होता है कि इस रोल का मेन वैल्यू ऐड है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स को कितना कंसाइजली
और कितना स्पेसिफिक पाथवे क्रिएट करके। बिल्कुल, इवन अपने टीम वालों को बोलता हूँ, सो वी डू नॉट नीड आर्टिकल्स कि तुम मतलब कई लोगों की आदत होती है कि आर्टिकल्स लिख दो 20-20 पेज के, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स ऐसा बना दो कि ये है, तो सामने वाले लीडर को लगे कि हमें इतना इन्फॉर्मेशन पता है। द आइडिया इज़ कि आप उस 200 पेज के चीज़ को 2 पेज में कैसे कर पा रहे हो प्रिसाइजली, दैट इज़ वेयर यू कम। नहीं तो फिर उसके लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं कि वो 200 पेज पढ़े। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रीड। एंड इफ माई लीडर इज़ रीडिंग, लेट्स से अ मिनिस्टर, स्टेट का कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कोई होम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, इफ़ ही इज़ रीडिंग 200 पेजेस एक कंस्टिट्यूंसी का रिपोर्ट, तो आई एम अफ्रेड कि वो स्टेट कैसे चल रहा है। फिर थोड़ा मैक्रो लेवल पे आते हैं इस ही डोमेन के बारे में। जैसा आपने कहा, ये कहीं ना कहीं फील्ड, मैं कहूँगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक डेकेड ओल्ड फील्ड है। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्रशांत किशोर के थ्रू आई थिंक 2014 में अपना कैंपेन रन कर रहे थे, तो ये चीज़ सरफेस पे आई थी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा आई थिंक हाई स्टेक स्टेट इलेक्शंस हो चाहे नेशनल इलेक्शंस हो, कंसल्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अच्छे लेवल पर रहा है। अब इसके बारे में ये बात करते हैं कि एक तो आपको लगता है कितने इलेक्शंस में आउटकम पे भी इम्पैक्ट आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के थ्रू। आपको क्या लग रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन और जो वोटर्स के पोटेंशियल कंसर्न्स हैं, अगर वो लीडर्स को पता लगते हैं, तो क्या कुछ एब्सोल्यूट लेवल पे पॉलिसी में चेंजेस अच्छे हुए हैं? अगर इश्यूज सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो में तब्दील होंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जब कौन से ऐसे इलेक्शंस थे जिसमें इम्पैक्ट हुआ है, तो कुछ इलेक्शंस तो साफ साफ दिखते हैं। जैसे एक इलेक्शन बिहार का ही है 2015 वेयर प्रशांत किशोर वर्कड। तो जो सिंक्रनाइजेशन था बिटवीन एनीवन हु नोज बिहार पॉलिटिक्स, इफ़ दे अंडरस्टैंड एबीसी ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, सिंक्रनाइजेशन बिटवीन जेडीयू एंड आरजेडी कर पाना, वो भी इस स्केल पे और इस मैंडेट, उतना मैंडेट ला पाना, शायद वो जीत जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो उनको 140 ऑड सीट्स आ जाती है, जीत जाते, बट टू स्वीप मतलब 180 के आसपास शायद उनकी सीटें थी, तो स्वीप वो जो होता है ना फैक्टर ऐड करना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी जनरेटेड बाय दिस। तो छोटे छोटे मार्जिन से भी कई सीटें आप जीत जाते हो क्योंकि आप एफिशिएंट हो ज़्यादा। सिमिलरली आई थिंक जो बंगाल का इलेक्शन था जिसमें टीएमसी जीती, शायद टीएमसी ऐसे भी जीतती, बट दिस मार्जिन बीजेपी की जो अभी 3 जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो जीते उसमें था। तो बट मैं वही कह रहा हूँ कि इट एड्स टू द ऑलरेडी ऑनगोइंग मोमेंटम सॉर्ट ऑफ। यू कैनॉट जस्ट क्रिएट समथिंग फ्रॉम जीरो। अगर कोई ये सोचा है कि मैं स्क्रैप से ऐसा शुरू करके कर दूंगा, दैट पार्टी हैज़ टू डू। यू कैन ऐड टू इट, यू कैन ब्रिंग न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़। तो उस पर आप कर सकते हो, उसको आप खेल सकते हो कि हाँ यार मैं कुछ इनोवेटिव आइडिया ला दूँ, क्योंकि नेताओं के दिमाग में एक सेट पैटर्न होता है और जैसा मैंने कहा हेड स्पेस नहीं होता है कि वो सोच पाए उतना। अभी वी कम एज अ मैनेजमेंट यूनिट, आप समझो कि उसको मैनेज कर दिया, थोड़ा एफिशिएंट कर दिया वो, कि हमें पता है कि अगर भाई कैंपेन किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रही है अच्छी, तो हमें पता है एग्जैक्टली विथ नंबर्स कि नहीं चल रही है, वहाँ इंटरवीन करके थोड़ा उसको अच्छा करना, लोगों तक ज़्यादा आउटरीच करना। सो यहाँ पे उनका हम मतलब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का इंटरवेंशन आता है। पहले भी ये चीज़ हुआ करती थी, अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग ग्रोइंग टेक, उसका यूजेज, ये चीज़ थोड़ी ईजी हो गई है। पहले भी पेन पेपर से रिपोर्टिंग हुआ करती थी पुराने ज़माने में भी, लेकिन अब क्या है, बिकॉज ऑफ द टेक यू कैन एक्चुअली मॉनिटर अ लॉट ऑफ योर कैंपेन्स कि ऑन ग्राउंड कैसे चल रहा है। यू कैन मॉनिटर द जीपीएस लोकेशन एंड एवरीथिंग, तो उसके फॉर्मेट्स होते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे ये जैसे आपने इलेक्शंस पूछा, तो ये 2-4 इलेक्शन है जहाँ तो साफ साफ दिखता है कि कुछ ऐड किया है, बिल्कुल किया है, और साथ में स्केल को बढ़ाया है। वही जीत तो ऑलरेडी वो लोग रहते हैं, बट द स्केल को बढ़ा दिया अभी। तो जनरली पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो रोल अभी है वो रहता है मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो पूरे स्टेट का, अगर जैसे आईपैक काम करेगी कहीं, या बीजेपी की कोई यूनिट काम करेगी कहीं, या किसी और पार्टी की काम करेगी, तो द मैनिफेस्टो इज़ मेड बाय द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप दैट इज़ वर्किंग विद द पार्टी। वो इश्यूज़ को कोलेट करना, उस पर क्या प्रोमिसेस कर सकते हैं, और उसका लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोमिसेस बोल दो, उसका एक्चुअली बैक एंड पे बहुत बड़ा रिसर्च होता है कि इज़ इट इकोनॉमिकली वायबल। कल को अगर मान लो कुछ फ्रीबी लॉन्च किया, आपने देखा होगा किसी भी अच्छे नेता से जब फ्रीबी की बात होती है, सो दे आर रेडी टू डिफेंड विद देयर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट कि ये ऐसे 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 फिजिबल है, तो वो आता ही वहाँ से है। द बैक एंड रिसर्च टेल्स कि ऐसे 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 ये फिजिबल हो सकता है, सो इट इज़ नॉट अनवायबल। ऐसा नहीं है कि वायबल ही नहीं है, ये कर सकते हो। तो आप अभी देखना महाराष्ट्र में
एक नाथ शिंदे जी या फडणवीस जी का जितने भी उनके इंटरव्यूज़ आते थे इलेक्शन के दौरान, पूछा जाता था कि लाडकी बहन से तो इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, एंड दे वर एबल टू डिफेंड इट इन अ वेरी गुड वे एक्चुअली. दे शोड द scale of the budget of Maharashtra and the investments going on in Maharashtra, so they could afford it. और उन्होंने उसके हिसाब से उसको बोला. केजरीवाल जी से पूछोगे वो भी जस्टिफिकेशन देंगे. सो कोई भी जो मैनिफेस्टो के प्रोमिस होते हैं उसके पीछे की इकोनॉमिक एनालिसिस पॉलिटिकली तो डूएबल है तभी बोल रहे हैं वो, ब्यूरोक्रेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो उन सारे अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू, वो चेक्स के थ्रू जाके मैनिफेस्टो फाइनली बनता है. उसमें कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप एक चीज़ और करती है कि दे मॉनिटर द अचीवमेंट्स ऑफ आर पोल प्रोमिसेस, कि हमने पोल प्रोमिसेस किए, टॉप 10 पोल प्रोमिसेस थे, उस 10 में हमने कितना पूरा किया अगले 5 साल में. तो ये भी एक एनालिसिस होता है बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पोल. चलिए अब यहाँ से आई थिंक एक डिफरेंट डायरेक्शन लेते हैं. कहीं ना कहीं 2024 में बहुत ही सारे इलेक्शंस हुए हैं, चाहे ग्लोबली 50 से ज़्यादा देश हों, इंडिया में लोकसभा, इंडिया में इवन स्टेट्स के आई थिंक काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हों, कुछ कोस्टल स्टेट्स हों, उड़ीसा, झारखंड, या फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स हों, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर. आई थिंक आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्या हाईलाइट्स थे एक तो उन इलेक्शंस के ओवरऑल आपके हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड्स और चेंजेस आपको दिखे? एक तो हाईलाइट के फॉर्म में बोलूँ तो बिकॉज अब जब द रिसेंटली कंक्लूडेड महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इलेक्शन, उससे एक चीज़ तय हो गया है कि 2024 लोकसभा वॉज एन एबेरेशन. क्योंकि अगर लास्ट एक साल को देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लोकसभा, उड़ीसा स्टेट इलेक्शंस, आई थिंक तेलंगाना, उसके बाद फिर अपना अभी वाले स्टेट इलेक्शंस, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर. सो बल्क ऑफ द स्टेट्स हैव गॉन टू बीजेपी. तो जो ऐसा चल रहा था कि शायद मोदी फैक्टर कमज़ोर हो गया है या सेंटर में बीजेपी कमज़ोर हो गई है, आई थिंक दैट हैज़ टेकन अ बीट नाउ. बिकॉज जो कॉन्फिडेंस जो आपने देखा होगा ऑपोजिशन में दिख रहा था ऐसा पार्लियामेंट में, हाँ, पोस्ट लोकसभा, दैट हैज़ टेकन अ बीट. और 2024 वॉज इन अ वे एबरेशन. शायद बीजेपी की गलती ज़्यादा थी दैन कांग्रेस इज़ विन, ये समझ में आ रहा है. अगर उल्टा होता, लेट्स से दे कांग्रेस वुड हैव वॉन महाराष्ट्र, हरियाणा, तो शायद उल्टा होता कि इट वाज नॉट एन एबरेशन, इट इज़ अ न्यू नॉर्म नाउ. बट अभी तो ऐसा दिखता हुआ नहीं लग रहा. तो दैट इज़ वन. प्राइम मिनिस्टर इज़ बैक. ऐसा लग रहा था कि कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स या पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं करेंगे. आपने देखा होगा इमीडिएटली आफ्टर अभी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी बिल ला दिया, जेपीसी में भेज दिया, लेकिन फिर भी ला तो दिया. सो ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट कि ही इज़ बैक, ही इज़ शोइंग दैट कि हिज प्रेजेंस, कि ही इज़ बैक, ही इज़ नॉट ऑन एनी बैक फुट और डिफेंस. दूसरा ये क्लियर कट दिख रहा है. तीसरा, यूथ अभी जो है पॉलिटिक्स से थोड़ा डिसइंचेंटेड होता जा रहा है. द एनर्जी, द यूफोरिया दैट वाज देयर इन 2014 to 2019, वो 2024 में थोड़ा कम दिख रहा है. उसका एक कारण मुझे जो लगता है, स्पेशली द अर्बन यूथ, जो नरेटिव बिल्डर्स हैं, जो छोटे छोटे शहरों से आए, ऐसा नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60,000 लोग हैं, सब उसमें से 50,000 छोटे छोटे शहरों से ही आए हैं. Tier 2, Tier 3 सिटीज़, कोई गाँव से आए हैं. बट सिंस दे आर स्टडिंग हेयर, और भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, JNU में पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, तो यूथ के बीच एक थोड़ा सा डिसइंचेंटमेंट है बिकॉज ऑफ आई थिंक द फ्री बी कल्चर. क्योंकि उनको लग रहा है ना, इट हैज़, पॉलिटिक्स हैज़ गॉन बैक टू द बेस लाइन, कि कुछ फ्री बी बोल दो और उससे चुनाव जीत जाओ. सो देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग फॉर देम टू डिस्कस. इफ़ यू रिमेंबर 2014 to 19 हम बात ही कर रहे थे CAA, कन्हैया कुमार इंसिडेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सो वी वर टॉकिंग, अच्छी बुरी की बात नहीं है, वी वर टॉकिंग अबाउट अ मोर मैक्रो एंड वेरी वेरी इंगेजिंग टॉपिक्स जिस पे बात हो रही थी बार बार. तो यूथ भी वॉज एनर्जाइज्ड और वो यूफोरिया था. अब बात जहाँ भी देखो चुनाव होता है तो लाडकी बहन की बात होती है, कुछ आइडियोलॉजिकल बात बहुत कम हो रही है, या राष्ट्रीय कुछ ऐसा नेशनल पैट्रियाटिक बात कम हो रही है. तो कम से कम नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट तो चलता था, तो उसमें लोग इंटरेस्ट लेते थे. अब क्या कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके लिए उसमें कुछ है नहीं. देयर इज़ नो लार्जर नैरेटिव टू इट नाउ.
प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश किया कि विकसित भारत और ऐसा 2047 का ऐसा दिया, बट अभी वो उतना ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है यूथ के साथ, आई एम नॉट श्योर. तो आई थिंक दैट इज़ अ निगेटिव पॉइंट ऑल्सो कि यूथ थोड़ा डिसएंचेंटेड है. पॉजिटिव ये है कि देर आर मच एंड मोर कंसंट्रेशन ऑन विमेन एज अ वोट बैंक, जो कि पहले इग्नोर किया जाता था. फ्रीबीज मतलब ऐसा है ना कि वी जनरली टेक अ ब्रश एंड पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश. ऐसा नहीं होता. इफ़ देयर इज़ अ फ्रीबी, महिला सम्मान योजना या महतारी वंदन योजना या लाड़की बहन योजना, ठीक है फ्री भी है, वी कैन डिस्कस, डिसअग्री, वेलफेयर है, फ्री भी है, सोच सकते हैं हम, बट उस डिस्कशन को रहने भी दें कि शायद वेलफेयर होगा, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ फ्री भी बोलेंगे, उसको रहने भी दें. तो एक चीज़ तो क्लियर कट है कि द विमेन वोटर्स आर नाउ बीइंग फोकस्ड. वो एक प्राइमल वोट बेस बन चुकी हैं फॉर एनी पार्टी, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. दैट इज़ अ गुड थिंग. फॉर मी इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. World over, if you read different sets of research papers, whenever women vote base is active, so there are a lot of local developmental issues that are taken up. तो ये जनरली, सो मैन आर जनरली ऐसा ना नेशनल सिक्योरिटी और ऐसे ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं. हाँ, वो भी ज़रूरी है. और विमेन जहाँ जहाँ लीड करती हैं, यू विल सी मच मोर सॉफ्टर इश्यूज बीइंग डिस्कस्ड, क्योंकि वो फेस कर रही होती हैं ऐसी सारी चीज़ें. वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, उनको ज़्यादा चिंता होती है. बच्चों की पढ़ाई की उनको ज़्यादा चिंता होती है, सैनिटेशन की. तो ये जो पूरे सॉफ्टवेयर इश्यूज़ है ना, अभी क्योंकि अभी हमारा वो फेज़ है कि विमेन वोट बेस बन रहा है. once that vote base is consolidated, that phase will come where the softer issues will be targeted. आप हमेशा फ्रीबीज नहीं कर सकते. दैट्स ऑलवेज अ वन टाइम थिंग. आपको अगली बार कुछ और सॉफ्टवेयर, विमेन सेंट्रिक ही सॉफ्टवेयर इश्यूज और टच करने होंगे, तो वो इवॉल्व होगा. तो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. एंड द नेगेटिव थिंग इज़ अबाउट यूथ, थोड़ा वो डिसएंचेंटेड है उससे. तो आई थिंक हमने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपने थोड़ा सा रेफ़र किया था. तो ये बिल अभी JPC में रेफ़र हुआ है. गिवन आप काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं, आपका प्रोफेशन भी, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन का गोइंग फॉरवर्ड? एक तो इट विल ऑब्वियसली हिट द मार्केट, द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाला जो मार्केट है उसको हिट करेगा. श्रिंक हो जाएगा बहुत, है ना, क्योंकि नो पार्टी वुड अफोर्ड थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेड कंसल्टेंट्स फॉर लाइक 5 years. क्योंकि अभी तो क्या इलेक्शन चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो इस स्टेट से उस स्टेट भेज दो, उससे उधर भेज दो. महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, अब बिहार आ जाएंगे, ऐसा होगा. बट अब वैसा होगा नहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा. तो आई थिंक द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वुड इवेंचुअली इवॉल्व इन पॉलिसी ग्रुप्स, थिंक टैंक्स, या पार्टी के अंदर भी प्रोफेशनल जो पॉलिसी इनपुट्स देते रहे. आई थिंक दैट विल बी देयर नेचुरल इवोल्यूशन. It cannot just go on doing political consultancy when politics is not there. So at best वो social media communication वगैरह करते रहेंगे, but on ground जो operations है, a lot of people will have to leave that field or evolve in the policy domain. मुझे ऐसा लगता है. मेन रीज़न आई थिंक कहीं ना कहीं जो मीडिया डिस्कोर्स है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो काफ़ी हद तक अभी भी एफिशिएंसी, फाइनेंशियल आउटले, उन सब इश्यूज़ पे फोकस है. बट आपको लगता है इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ नेशनल, रीजनल या लोकल इश्यूज़, किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर के माइंड पे अगर वो एक साथ 3 डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर रहा है? आई थिंक भाई इसमें ना अपने को वी शुड स्टेप बैक. मुझे लग रहा है कि ना ये कुछ ज़्यादा ही उसको नरेटिवाइज उस तरह से किया जा रहा है. आई थिंक ये जो कंसर्न है, दिस कंसर्न कैन बी टेकन केयर ऑफ कि अगर आप स्टेट इलेक्शन, लोकल इलेक्शन एंड नेशनल इलेक्शन, मान लो किसी मंथ के 1 तारीख को, 1 नवंबर को नेशनल इलेक्शन के लिए आप वोट कर रहे हो, 15 तारीख को आप करो स्टेट इलेक्शन के लिए, और 20 तारीख को करो Tier 3 इलेक्शन के लिए. तो दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ विद जस्ट वन. बट देन फिर वो कॉस्ट वाला फैक्टर उल्टा हो जाएगा अगर आपको मैनेजमेंट इतने लंबे टाइम तक एक ही स्टेट में करने होंगे, रिसोर्सेज डिप्लॉय करके. लेट्स से रिसोर्सेज तो ऐसे भी डिप्लॉय करने होंगे बिकॉज ऑफ द नेशनल इलेक्शन. इतना आप इलेक्शन एक साथ करने जा रहे हो, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि यू हैव टू रैम्प अप द रिसोर्सेज. उतने तो EVMs नहीं है, तो उतने EVMs लाने पड़ेंगे कि हर जगह आपके पास रहें वो अवेलेबल, ताकि आप कर पाओ. बट इज़ इट मुझे लग रहा है कि अभी ना कॉस्ट के रूप में उसको नहीं देखा जाना चाहिए. आई अग्री कि ऐसा चल रहा है डिबेट, एंड आई पर्सनली डू नॉट रेजोनेट मच विद दैट डिबेट.
कि ठीक है कुछ कुछ 1000 करोड़ बचा लोगे, उससे क्या मतलब है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है. बट डज इट हिंडर और हेल्प द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन? तो आई थिंक डेफिनेटली इट हेल्प्स. कि अगर आप, अभी क्या होता है, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है, ऑल द पार्टीज विल बी नेशनल. पहले कांग्रेस रहा करती थी सेंटर में, अभी बीजेपी है. मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कांग्रेस जब रहा करती थी, तो एवरी ईयर व्हेन बिहार इलेक्शन यूज टू कम, वो कुछ रेल चलवा देते थे, कुछ कि है ना, गरीब रथ बिहार से चलेगा और ऐसा वैसा कुछ भी. सो you focus your attention and you implement policies that are generally beneficial to that particular state that is going to elections. तो ये naturally it creates that होता है ना, वो कलर्ड विजन हो जाता है आपका. अब आप नेशनल, राष्ट्रीय हित में नहीं सोच रहे हो, आप पहले स्टेट का सोच रहे हो कि पहले ये तो जीतना है भाई अभी. तो अब जैसे आपने देखा होगा इस बार के बिहार बजट में, इस बार के बजट में, नेशनल बजट में बिहार को बहुत सारी चीज़ें मिली थी, तो उस पर हुआ डिबेट भी था. क्योंकि बिहार से एक तो सीटें आई एंड दे हैव टू रीगेन दैट स्टेट. और आई एम श्योर अभी और अनाउंसमेंट्स होंगे आते आते. ये नेचुरल है, होता ही है, महाराष्ट्र में भी हुआ था, हर जगह होता है, और जो भी सरकार रहती है ये करती है. अब 5 साल में अगर एक बार ही होता है वो इलेक्शन, सो ऑब्वियसली ही दे विल बी क्लियर. अब 5 साल में आपको सारे स्टेट्स का ही सोचना है, अगर सोचना भी है तो. लेट्स से अगर कुछ आपको पॉलिसी भी ऐसी लानी है तो सारे का सोचना है. ऐसा यू कैन नॉट जस्ट पिक वन स्टेट एट अ टाइम एंड देन डू दैट स्टफ एंड मूव अहेड, कि अगला स्टेट जब आएगा चुनाव को तब फिर ये करेंगे. और इन जनरल भी जो फेडरलिज्म है, आई थिंक इट्स स्ट्रांग होगा उससे. क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि इन फाइटिंग जो है सेंट्रल स्टेट इसी में चली जाती. कि पीएम जा रहे हैं किसी स्टेट में, तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर रिसीव करने नहीं आएगा प्रोटोकॉल के तहत, कि उसको दिखाना है कि मैं भाई नहीं जाऊँगा, प्रोटेस्ट करूँगा. इन चीज़ों का कोई मायना नहीं रह जाएगा फिर. आप 5 साल काम करो, सेंटर, स्टेट्स को भी फ़ायदा है कि सेंटर के साथ अच्छे से मिल के काम करें, सेंटर को भी फ़ायदा है कि अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करें वहाँ पे. और फिर 5 साल बाद दोनों क्लेम करो कि हमने किया है, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट काम होगा. तो इसमें तो आई थिंक सो द लार्जर इम्परेटिव ऑफ दिस पॉलिसी शुड बी दैट इट हेल्प्स टू क्योर द पॉलिसी फ्रैक्चर, मैं कहूँगा, जो होता है. और आपने आई थिंक अपने रीसेंट मीडिया कवरेज में बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोवेस के बारे में काफ़ी हद तक बात की है. तो आई थिंक अगर हम बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 2010 से 13 तक गडकरी जी थे, बीच में आई थिंक राजनाथ सिंह जी भी थे, बट उसके बाद मेनली अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी रहे हैं. हमें पता चला कि आपने जेपी नड्डा जी के साथ काफ़ी क्लोजली काम भी किया हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में बताएं कि व्हाट वाज दिस अपॉर्चुनिटी लाइक. So I was in his office. I was sent to his office to assess कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो वो था, उसमें मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा कैमरे पे. बट कमिंग टू नड्डा जी, इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एक्चुअली he grew up in Patna, so he knows all the streets of Patna, all the cinema theaters and everything. So once I was just having some economic discussion with him. उस समय आई थिंक स्टैगफ्लेशन का टाइम था, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोविड ये चल रहा था कि शायद स्टैगफ्लेशन हो. ऐसा दुनिया में कई देश में थे, यूके में जो आपने देखा होगा कई समय तक नेगेटिव ग्रोथ रेट में शायद था यूके. तो उस पर कुछ डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो वो डिस्कशन ख़त्म हुआ एंड देन ही फाउंड आउट दैट आई एम ऑल्सो फ्रॉम पटना. उसके बाद ही वेंट ऑन, शायद 1-1.5 घंटे हम बात किए उसके बाद कि पटना को लेके, हाउ वाज पटना यूनिवर्सिटी, और कैसे उस समय पढ़ाई होती थी, कैसे डिबेट्स होते थे, व्हाट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक, व्हाट वर द प्रोफेसर्स लाइक. तो वो तारीफ़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा. तो उनके पिताजी वाइस चांसलर थे एक्चुअली पटना यूनिवर्सिटी के. तो हाउ ही यूज्ड टू गो टू द नियर बाय सिनेमा थिएटर मूवी देखने रात को आफ्टर गिविंग हिज एग्ज़ाम, कि अब एग्ज़ाम हो गया, अब रिलैक्स करते हैं ऐसा. तो काफ़ी अच्छी बात हुई. दूसरा, ही इज़ अ वेरी लर्नड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो सामने शायद, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप लीडर को दूर से कैमरे से देख रहे हो, केवल पॉलिटिकल स्पीचेस देते हुए देख रहे हो, तो आप समझ नहीं पाते हो कि इज़ ही शार्प, इज़ ही इंटेलेक्चुअल. तो नड्डा जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू वेल लर्नड पर्सन. ही ऑपरेट्स हिज आईपैड हिमसेल्फ, खुद लिखते हैं नोट्स, खुद नोट्स बनाते हैं. इफ़ यू विल टॉक टू हिम, ही विल बी मेकिंग नोट्स alongside. Close room conversations में he'll come out as a very very polished and a very very humble person, well learned, I'll say, intelligent. and उन लोगों के experiences इतने ज़्यादा हैं ना,
हम लोग कभी सोचते हैं कि यहाँ से अपन जाएंगे कुछ ज्ञान दे देंगे, ऐसा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो ट्रेस किया है लाइफ को ना, इतने नीचे से किया है। सो आप हर कुछ समय में उनसे आप कुछ ना कुछ ऐसा सुन लोगे जो आप यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड। बट एक बार आई थिंक लोकसभा के टाइम एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था उनका, उसने आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी स्टर किया था। तो आई थिंक मैं कोट करना चाहूँगा उसको। उन्होंने कहा था, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। राम मंदिर के बाद मथुरा एंड काशी के जो डिस्प्यूटेड साइट्स हैं वो शायद बीजेपी की एजेंडा में ना रहें। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी कहीं ना कहीं यही सेम स्टेटमेंट्स बोले। व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज स्टेटमेंट्स? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ अग्री डिसअग्री करने के लिए उनसे, बट कमिंग टू हिज स्टेटमेंट ऑन आरएसएस, you have to understand where he's coming from. He's national president of the ruling party. To boost the morale of his cadre, what will any president say? He will say कि भाई हम सक्षम हैं, हम हमारे कार्यकर्ता हैं हर जगह, हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। उसका ये मतलब नहीं होता है कि और किसी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस की तो बात इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी हैज़ इन अ वे कम आउट ऑफ दैट फोल्ड, आइडियोलॉजिकल फादर बोलो या ऐसा, तो आरएसएस है, एंड आरएसएस के अलग 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 ऑर्गेनाइजेशंस उससे निकले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम आरएसएस, a lot of akharas, a lot of Hindu organizations, social organizations also support BJP in different ways. तो अपन क्या बोलें कि हरिद्वार में चुनाव इसलिए जीतते या हारते हैं क्योंकि वहाँ बाबा रामदेव सपोर्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है। एट द एंड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ही हैज़ टू बिल्ड पार्टी, दैट इज़ हिज कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इफ़ वो बोल रहे हैं कि हम, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी सक्षम है स्वयं में चुनाव लड़ने के लिए, मुझे लग रहा है कि उसको, उस बात को कई बार होता है ना, व्हेन यू से समथिंग विद गुड इंटेंशंस बट मीडिया पिक इट अप और रॉन्ग टाइम में उसको रॉन्ग तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आई थिंक वो होगा, बिकॉज संघ और बीजेपी का जो रिलेशन है मीडिया में उस तरह से डिस्कस होता है कि संघ प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बीजेपी। संघ, वाई विल संघ प्रोवाइड स्ट्रेंथ? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज आरएसएस प्रचारक। तो इट इज़ संघ का तो सब कुछ ही है उसमें। तो इट इज़ ऐसा नहीं है कि कुछ डिवोर्स हो गया है, वापस पैचअप करना है, ऐसा नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है, लोगों को बाहर से लगता है, हु डज नॉट नो हाउ संघ ऑपरेट्स। बहुत ऑर्गेनिकली काम होता है। जैसे आप में बैठे हुए हैं, आपने मुझे बोला, मैं आ गया कि हम बैठेंगे, डिस्कशन हो जाएगा। तो बीजेपी एंड आरएसएस का रिलेशन वैसा है। मोर एंड मोर आपने देखा होगा अच्छे कार्यकर्ता को आरएसएस ने लोन आउट किया है बीजेपी को। वन ऑफ द बेस्ट कार्यकर्ता उसको लोन आउट किया है टू बीजेपी। इवन इनिशियली दीनदयाल जी जैसे कार्यकर्ता को, अटल जी जैसे कार्यकर्ता को लोन आउट किया है प्रचारकों को बीजेपी बनाने के लिए, उस समय जनसंघ बनाने के लिए। तो इस तरह का सवाल जो है ना, ये आई थिंक इट इज़ लाइक कि आप नेशनल प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बोले नहीं नहीं हमारी पार्टी तो भाई, हम तो एकदम ही असक्षम हैं, हम तो एकदम डिपेंडेंट हैं। कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट ऐसा बोलता हुआ दिखेगा क्या? और ऐसा बोलता, एक तो ये सच भी नहीं होगा ऐसा, एकदम किसी को नहीं दिख रहा बीजेपी इतनी असक्षम है, और ना ही वो एज अ नेशनल प्रेसिडेंट वो सही होगा। फॉर हिज प्राइमल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हिज कैडर्स। तो वो उनको बोलना जरूरी है, तो उनका स्टेटमेंट जो है उनके कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि ये छूट, अच्छा यही लोग फिर मीडिया में चलाएंगे हरियाणा में संघ ने इतना कुछ कर दिया तो जीत गए। अरे ऐसे नहीं होता है, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर आप सोचो कि द स्टेक्स आर वेरी हाई। दे विल नॉट लूज डैम लोकसभा इलेक्शन फॉर सम ईगो बैटल। आप, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग इतने हमारे आपके से मतलब ऐसे ईगो में नहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो अलग है कि एट मास स्केल पे शायद कैडर उतना मोबिलाइज ना हो रहा हो, या जो हमने बात की यूथ में शायद वो यूफोरिया ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऐसा संघ के पास भी कोई ऐसे जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि घुमा देगा। हाँ ठीक है, जब लेकिन दिखने लगेगा प्रत्यक्ष कि कमज़ोर हो रहे हैं या कुछ ऐसा है, रेड सिग्नल है, तो जैसा हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, तो ऑब्वियसली दिल गो मच मोर आउट ऑफ द वे टू सिक्योर द विक्ट्री। बट ऐसे इन जनरल संघ वही करता रहता है, ऐसा नहीं। मैं आई थिंक एक पर्सनल विजिट के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर आई थिंक एग्जैक्टली 1 साल पहले मैं नागपुर में था ड्यू टू सम पर्सनल इवेंट। आरएसएस हेडक्वार्टर्स में विज़िट करके आते हैं,
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक एक्सपीरियंस था। ग्रिल किया जाता है एंटर करने से पहले कि आपको करना क्या है जाके। तो अंदर जाके आई थिंक मेरा मेन पर्सपेक्टिव था वहाँ पे कि देखना कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो इतना पॉलिटिकल बैकिंग देती है नेशनल पार्टी को, फिर वहाँ पे हेगड़ेवार म्यूज़ियम में जाके पूरा हिस्ट्री देखा कहीं ना कहीं आरएसएस का, कि इस मूवमेंट की, इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव और फाउंडेशन कैसे रखी गई। आप खुद भी आरएसएस से एसोसिएटेड हैं, आप एक स्वयं सेवक हैं। 2024 में व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट आरएसएस? आरएसएस का, जैसे आपने बोला आप गए वहाँ इतनी सिक्योरिटी थी और ऐसा, तो एक मुझे से एक बस स्टोरी याद आ गई। तो हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में। तो खुशवंत सिंह, आई थिंक वन ऑफ द फोरमोस्ट राइटर्स ऑथर्स दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड, तो ही वॉज फियर्स क्रिटिक ऑफ आरएसएस। तो वो गए थे आरएसएस कार्यालय उस समय गुरुजी से मिलने। गुरुजी सरसंघ चालक थे उस समय, गुरुजी गोलवलकर। तो वो गए, उनको लगा कि क्योंकि एक ऑरा ऐसा रहता है ना कि आरएसएस के प्रमुख परम पूजनीय सरसंघ चालक जी गुरु गोलवलकर जी, तो उनको ऐसा लगा कि जाऊंगा तो बहुत सारे गार्ड्स खड़े होंगे, वो एकदम किसी कमरे में ऐसे सोफे पे या किसी उसमें बैठे होंगे। तो खुशवंत सिंह जी गए, तो खुशवंत सिंह जी ने बोला, उन्होंने खुद लिखा है इसको एक्चुअली, कुछ ऑथर उस समय ऑनेस्ट हुआ करते थे तो लिख दिया उन्होंने। तो वो जब गए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी ज़मीन पे बैठे हुए हैं और दो चार ऐसे ही स्वयंसेवक साथ में बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हो गए, तो खुशवंत सिंह जी थोड़े शॉक्ड हुए कि ये आदमी ऐसा लगता है, भयावह लगता है कि ऐसा ना कि देश का हर दंगा यही करवाएगा, अब यहीं से शुरू होने वाला है। जो अग्नि 5 और उसमें जो भी मिसाइल होंगे वो यहीं पीछे में बैकयार्ड में है, कि कहाँ दागना है यही बताएंगे। तो वो गए और उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम, तो उनके डिस्कशंस हुए अबाउट माइनॉरिटी अपीजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे सारी बात की, खुशवंत सिंह ने खुद लिखा है कि मैंने उनसे सारी बात की। बातों के क्रम में बोला उन्होंने, कभी उन्हें ये ना नहीं लगा कि गुरुजी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम ऑफ एनीथिंग। ही वॉज रादर एक्सेप्टिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा ऐसा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एंड ही वॉज पुटिंग फोर्थ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा है, हम ऐसा सोचते हैं। बोले डिसअग्रीमेंट्स हुए, अग्रीमेंट्स हुए, बट ही हिमसेल्फ राइट्स कि ही केम आउट इम्प्रेस्ड बाय गुरुजी, कि वो इतने शालीन, इतने कोमल और हम्बल व्यक्ति और इतने वेल लर्नड व्यक्ति। ऐसा ही एक इंस्टेंस था कि वो ही वॉज गोइंग टू, तो कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय के कोई लीडर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। सो ही हैज़ ऑल्सो रिटन, आई थिंक ये सब ओबिचुअरी में गुरुजी के लिखा गया था। तो गुरुजी उनसे मिले, बहुत प्रेम से मिले, बहुत अच्छे से बात हुई। तो उनको लगा ही नहीं जैसे कि मैं आइडियोलॉजिकली ऐसा कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है। बैठे, तो बोले जब खाना वाना हो गया तो उनको लगा अब कुछ ये निकालेंगे, रामायण गीता कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ, या विष्णु पुराण कुछ निकालेंगे जो पढ़ेंगे। तो उस समय की लेटेस्ट कोई नॉवेल आई थी, फिक्शनल नॉवेल, कोई यूएस के ऑथर थे, मैं तो उनका नाम भूल रहा हूँ। तो गुरुजी ने के पास वो किताब थी, उन्होंने निकाला, वो पढ़ने लगे। तो ही वॉज अमेज्ड कि भाई ये आरएसएस का चीफ ये ऐसे नॉवेल पढ़ रहा है, फिक्शनल, वो भी एकदम लेटेस्ट ऐसा इंग्लिश का। उन्हें तो लगा था कुछ संस्कृत का पाठ होगा अब यहाँ पे। सो जैसे जैसे करीब आते हैं ना संघ के, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस टूटते हैं। यस, वी आर प्राउड ऑफ आर कल्चर, आर हेरिटेज, अपनी संस्कृति से। तो संघ आरएसएस यूजेस दिस वर्ड, जो आपने बोला ना मिसकंसेप्शन क्या है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन है या तो फिर इसका कंसेप्शन ही नहीं है लोगों के दिमाग में। तो संघ टॉक्स अबाउट, ऐसा होता है ना नेशनलिज्म की डिबेट चल रही है ये वो, तो मैं सुनता था, मैं बहुत ऐसा हंसता था क्योंकि अपना बचपन से ऐसे ट्रेनिंग हुई थी और पढ़े थे तो पता था। संघ बहुत अच्छा टर्म यूज़ करता है इसके लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इट इज़ नॉट ओनली नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म, इट हैज़ टू बी सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद जर्मनी की तरह, हिटलर की तरह नहीं है हमारा। तो ये अपने आप में पूर्ण टर्म है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कि जो हमारी संस्कृति से उपजा हुआ है वो है राष्ट्रवाद हमारा। और कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी जब भजन करते थे, वो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी था। तो ये सारी चीज़ें जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ही अलग अलग पहलू हैं। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ टुडे नीड्स टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्चुअल नेशनलिज्म। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझने के लिए अपने को उसके रिलेटेड जितने लिटरेचर्स हैं, संघ के भी रिलेटेड है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जो लिखा है दीनदयाल जी ने, आज आई डोंट थिंक कि बहुत लोगों को उसकी समझ है, पता ही नहीं है कि दीनदयाल जी ने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का जो लेक्चर दिया था, द 4 लेक्चर्स, वो क्या है, उसमें क्या कंटेंट है,
उन्होंने राष्ट्रीय चित्त की बात की है, चित्त एकदम सोल जिसको कह सकते हैं, तो व्हाट इज़ इट। सो उस पर एक लंबा पूरा पॉडकास्ट किया जा सकता है कि व्हाट इज़ इट, राष्ट्रीय चित्त है क्या, राष्ट्रीय चित्त बनता कैसे है, इज़ इट ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिकली बन जाता है। तो आई थिंक ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय है ना, ये यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, रादर देन गेटिंग इनटू द डिबेट ऑफ कि अरे आप तो हिटलर टाइप का नेशनलिज्म ला रहे हो, अरे आप तो यूएस टाइप का नेशनलिज्म ला रहे हैं। हम कहीं का नेशनलिज्म नहीं ला रहे, हमारे अपने नेशनलिज्म के पैरामीटर्स हैं, और सारे कंट्रीज़ का ऑर्गेनिकली एक अपना एच्ड, वही जो राष्ट्रीय चित्त जब बोलते हैं दीनदयाल जी, तो एकदम इनग्रेन्ड इनेट नेचर होता है हर एक सोसाइटी का अपना। हमारा एक इनेट सोसाइटी का नेचर है, उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक दैट अगर वो समझ गया तो संघ को बहुत बहुत हद तक समझ पाएंगे लोग कि वो जो स्टेटमेंट्स देता है क्यों देता है, वो जो स्टेटमेंट्स नहीं देता है, कंडेम करता है, वो क्यों करता है, तो ये समझ पाएंगे हम। यू कैनॉट हैव एन आइडिया, फिर होगा क्या कि आप पिक करते रहोगे कि अच्छा भागवत जी ने आज ऐसा बोल दिया, अच्छा भागवत जी ने कल वैसा बोल दिया, परसों उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऑर्गेनाइजर ने ये छाप दिया। अनलेस यू हैव दिस लेंस यू विल बी ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट कि क्या बोल रही है आरएसएस।